अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, इस वक्त में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूं। शहर लाहौर के साथ एक नया शहर रावी शहर आबाद किया जा रहा है। उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट तक क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और कैसे उस पर काम हो रहा है, ये आपको बताएंगे आएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम रूडा के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ मेरे पीछे आप ये मॉडल देख सकते हैं जो आइंदा कुछ सालों बाद रावी सिटी जो है उसकी ओवरलुक ऑलमोस्ट ऐसी नज़र आएगी, जिसमें डेवलपमेंट से लेकर प्लानिंग से लेकर रावी की आबादकारी भी आपको उसी में नज़र आ रही है और किस तरह से एंटरटेनमेंट सिटी, एजुकेशनल हब और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इस नए शहर में मौजूद होंगी। हम जब बात करते हैं प्लानिंग की, तो ओवर द ईयर्स जब से मैं रूडा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कवर कर रही हूँ, हम शोज़ कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग के बारे में हमेशा बड़ी इम्प्रेसिव फील आती है। एक मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एस्पेक्ट से देखकर प्लान करके उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो की जा रही है। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग मौजूद है उमर साहब, उनसे मैं बात करूँगी और जानूँगी कि कितना काम और कितनी चीज़ें इसके पीछे लगती हैं और असल में इन फ्यूचर इस प्लानिंग की जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमें नज़र आएगी तो वो कैसी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो प्लानिंग है रावी शहर की, ये बड़ा अहेड चल रही होती है कि बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है और शुरू में जब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि रूडा की असल में करने क्या जा रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तब भी यू गाइस वर वर्किंग ऑन प्लानिंग और फिर जब उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आना शुरू हुई तो पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग रूडा और उसके इस प्रोजेक्ट को। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, ऑब्वियसली किसी भी सिटी को जब हम प्लान करते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले उसकी प्लानिंग बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और वो उसकी प्लानिंग जो है वो इसी तरह से कुछ अर्सा पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी सिटी की डेवलपमेंट के लिए जो उसका मास्टर प्लान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्टर प्लान को जो है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसी भी सिटी के लिए कंसिडर किया जाता है और वो उसकी जो अपकमिंग 20 से 30 साल की डेवलपमेंट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसके लिए सारी पॉलिसीज़ जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं और बेसिकली ये जो आपको रूडा का मास्टर प्लान अभी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपको उसका लैंड यूज़ और जो उसके अर्बन डेवलपमेंट है इन डिफरेंट जोन्स वो आपको नज़र आती है। लाइकवाइज जैसे हमारा ब्राउन जोन है, जैसे हमारा इनफील्ड डेवलपमेंट जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, एग्रीकल्चर जोन है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ जो आपको डिफरेंट जोन्स नज़र आती हैं, इसके पीछे एक पूरी हमारी टीम है। उन्होंने जो है वो उसके ऊपर वर्किंग की और देन हमने उसको फ्रेम किया, डिज़ाइन किया और फिर उसके ऊपर जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट जोन्स, उनके ऊपर जो है वो कुछ हमारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं जो उसमें अपनी डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे प्रायर टू अप्रूवल अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द रूडा। और कुछ हमारे जेवी पार्टनर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग के जो हमारे जेवी पार्टनर्स के साथ चल रहे हैं और कुछ रूडा खुद भी डेवलप कर रहा है। और मेन जो ट्रंक है जिसमें अगर आप बात करते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है नेटवर्क जो है हमारा, जिस तरह रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वो भी ऑब्वियसली पहले हमने जो है वो डिज़ाइन इसी तरह की है, हमारी इंजीनियरिंग टीम कर रही है और फेज़ 1 में इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन भी जो है वो हो रही है ऑन ग्राउंड। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये रिवर चैनलाइजेशन है, ये अराउंड जो है वो 1000 मीटर हमने इसको प्रपोज किया है। एग्जिस्टिंग रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम भी चल रहा है, ट्रेनिंग वर्क्स का, एम्बैंकमेंट्स का काम हो रहा है, ये रिटेनिंग वॉल है, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हमारी हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट काफ़ी वर्किंग कर रहा है। रिवर चैनलाइजेशन और एम्बैंकमेंट के बाद जो है वो रिवर प्रोमेनाड है और ये बोथ साइड ऑफ द रिवर है। इसमें जो है वो आपको लोअर प्रोमेनाड भी नज़र आ रहा होगा, 2 सेगमेंट्स हैं इसके, एक लोअर प्रोमेनाड है और एक अपर प्रोमेनाड है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं और ये एक तरह से जो है वो बफर जोन का काम भी कर रहा है दोनों तरफ। आप प्रोमेनाड के साथ बिल्कुल देखें तो हमारी 300 फीट की मैरिन रोड है और ये वाली जो मैरिन रोड है बोथ साइड ऑफ द रिवर है
आप इस रोड के साथ जो है वो आप ये पूरे रिवर को कनेक्ट कर रही है थ्रू आउट द रावी सिटी। जितने भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट है वो आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म में नज़र आएगी, और ये जितने भी हमारे तीनों फेजेस हैं और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये वाला जो रोड है कनेक्ट करता है विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द रूडा एंड विद ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ द रूडा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो 4 लेन रोड है जी, ये मेन रोड होगी, जैसे आपने जिक्र किया कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ये पूरे रूडा के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करेगा, लेकिन यही रोड जो है वो लाहौर शहर के साथ भी कनेक्ट कर रहा होगा रिंग रोड के थ्रू, या आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, उसका क्या क्या प्लानिंग है? ये इसके साथ आगे जो है वो ये 300 फीट का रोड है, फिर ये प्राइमरी रोड कहलाता है। इसके साथ जो है वो हमारी सेकेंडरी रोड्स हैं, और वो रोड्स जो है कनेक्ट कर रही होंगी इसको हमारे रावी सिटी को विद लाहौर और शेखुपुरा सॉरी, और जो हमारा रिंग रोड है उसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा। इसके साथ रोड गुजरेंगी हमारी 220 इजी एक्सेस जो है आप शहर की रावी शहर के साथ बिल्कुल इंटीग्रेट हो रहा है। साथ में यहाँ पे जो है वो LSM भी है, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी है, उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी बनती है। तो ये एक इन अ नटशेल अगर बात करें तो ये पूरे रावी सिटी को ना सिर्फ जो है वो रावी के डिफरेंट फेजेस से कनेक्ट कर रहा है, बल्कि जो एडजॉइनिंग जो हमारे पास जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनके साथ भी कनेक्ट करता है। अरे ज़बरदस्त। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर की कामयाबी के लिए, प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे हमने जो है वो मास ट्रांजिट सिस्टम को भी जो है वो इंटीग्रेट किया है, ताकि यहाँ पे वॉकेबिलिटी का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने कुछ लेंस दी हुई हैं, यहाँ पे वॉकेबिलिटी कॉन्सेप्ट को जो है वो स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट चलता है इंटरनेशनली, तो वहाँ पे जो है वो वॉकेबिलिटी को और मास ट्रांजिट को प्रमोट किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लाहौरी जो है ना वो पुराने शहर में यही शिकायत करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लाखों अरबों रुपया लगाकर प्लानिंग, सिग्नल फ्री रोड्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो वॉकवेज हैं वो मॉडर्न और एडवांस होने की बजाय कम और ख़त्म होते जा रहे हैं। कि बहुत सी लाहौर की ऐसी सड़कें हैं जो पैदल चलने वालों के लिए फ्रेंडली हैं ही नहीं, और आपको नहीं समझ आता कि उसको कैसे मेंशन करना है। और अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे जो बनाया गया है यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बाकायदा वॉकिंग ट्रैक्स जो हैं वो अलग से रखे गए हैं, इवन ना सिर्फ उन रिक्रिएशनल एक्टिविटी वाली जगहों पर, बल्कि उसके साथ जो रोड किनारे और मेन रोड के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और पैदल चलने वालों के लिए जो फैसिलिटीज़ रावी शहर में होंगी उसकी प्लानिंग की बात कर रहे थे। और जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखा जाता है उस चीज़ की एग्जीक्यूशन के लिए। उमर साहब, अभी आप मैस ट्रांजिट का जिक्र कर रहे थे, क्या वो फैसिलिटीज शुरू से ही यहाँ पर अवेलेबल होंगी? बीट, बस, ट्रेन, जो भी प्लानिंग में इन फ्यूचर हमें नजर आएगा कि लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद हो? जी ऑब्वियसली हमने उसकी प्रोविजन भी रखी है, और अगर आप देखें यहाँ पे मॉडल में भी, तो मॉडल में भी आपको नजर आ रहा होगा हमारे मास ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोनों ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है दोनों तरफ, ये मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए ही हमने डेवलप किया, और ये थ्रू आउट सिटी के लिए ही डेवलप की है, और इसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको दे रहे हैं। और ये मास ट्रांजिट सिस्टम हमारे जितनी भी कनेक्टिंग रोड्स हैं उनके अलॉन्ग भी होगा। जबरदस्त। तो हम इसको जो है वो इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि जितनी भी जो है वो जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वो मास ट्रांजिट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ आपको ये जो नज़र आ रहा है प्रोमेनाड, वहाँ पे वॉकेबिलिटी है, वहाँ पे रिवर फ्रंट का व्यू लोग ले सकते हैं। फिर वहाँ पे जो है वो जो रिवर के साथ जो है वो बोटिंग और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इस मॉडल में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसको बीइंग अ लाहौरी मुझे ये लगता है कि हमें अब लाहौर से बाहर कहीं दूर दराज किसी शहर में जाकर पिकनिक मनाने के बजाय अपने ही रावी दरिया के किनारे ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि वहाँ पर हमें पूरी की पूरी एक एंटरटेनमेंट कह लीजिए कि पूरा पिकनिक डे स्पॉट एक पूरा मिल जाएगा। क्या ऐसी ही फैसिलिटीज़ इन रियल प्लान की गई हैं? और उसकी बिल्कुल की गई हैं, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इसीलिए प्लान की गई हैं कि लोग जो है वो पिकनिक और इस तरह की चीज़ें, जो रिवर फ्रंट है, दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ
रिवर फ्रंट सिटी इन पाकिस्तान, और हम इस तरह से इसको प्लान और डेवलप कर रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इंटरनेशनल जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। और ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा अगर कहीं और भी हमारे पाकिस्तान में कहीं और भी इस तरह की रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कोई करना चाहेगा तो इसको ऑब्वियसली एक प्रेसिडेंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, इसको एक मॉडल के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। एक नया शहर आबाद करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना जाता है, प्लानिंग में किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक मॉडल के तौर पर ये रावी शहर पूरे पाकिस्तान को दे रहा है। अच्छा, वहीं पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, चैलेंजेस हर प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। अभी तक की प्लानिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप एरियाज थे उनका लगा, जिस तरह से आप देखें कि जो कुछ आबादियाँ बनी हुई हैं रिवर के अंदर भी बनी हुई हैं, इसी तरह जो है वो कुछ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और कुछ गैर कानूनी आबादकारियाँ भी हैं, और उन आबादकारियों में सिंपल आबादी नहीं रह रही। वहाँ पे आपको मिक्स एंड मैच तरह की डेवलपमेंट मिलेगी, जिस तरह इंडस्ट्री भी लगी हुई है, घरों के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, और वो कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी लगी हुई हैं जो बिल्कुल ऑब्नॉक्शियस हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके साथ हमने जो है वो कैसे उनको जो है वो हैंडल करना है, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी हैं। ये हमारी टीम लगी हुई है जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं हमारी टीम, और जो हमारी जो है वो इन्फोर्समेंट की टीम है वो भी हमारे साथ लाइजॉन में हैं, और होपफुली हम एक अच्छा प्लान उनके लिए लेके आएंगे कि उनको रीलोकेट करना है या उनको कोई ग्रेस पीरियड देना है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपकी प्लानिंग में सबसे ज़बरदस्त वन ऑफ द गुड थिंग्स आर कि ऑल्टरनेट देने के बाद उस चीज़ की क्लियरेंस के ऊपर बात की जाती है। ऐसे नहीं होता कि यहाँ से जगह खाली करो और जाओ। जैसे भी हम जिक्र कर रहे थे कुछ दिन पहले कि नथ विलेज जिस तरह से रीमॉडल और रिहेबिलिटेट किया गया, पूरा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया करके दिया गया, और फिर उनसे कहा गया कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ रावी सिटी, आपको हम निकाल नहीं रहे, खाली नहीं कर रहे। जो गैर कानूनी तौर पर, जैसे आपने कहा कि इलीगल इंडस्ट्रीज भी हैं, घर भी हैं, उनको भी आपने कहा कि प्लानिंग का हिस्सा ये है कि उनको जगह दी जाएगी एंड देन वहाँ से इन्वेस्ट किया जाएगा। एक अर्बन रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है, और अभी एक पंजाब गवर्नमेंट उस अर्बन रीजनरेशन एक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, तो मे बी इन लाइन विद दैट या फिर हम अपना कोई अर्बन रीजनरेशन प्लान बनाएंगे, और अंडर द मास्टर प्लान ऑफ द रूडा हमारे पास रीजनरेशन की पॉलिसीज़ और ये चीज़ें भी हैं, हम इसमें कंसीडर करेंगे जो एग्जिस्टिंग आबादी हैं। जिस तरह नथ विलेज को हमने जो है वो उसकी मॉडल डेवलपमेंट की है, रीमॉडलिंग की है, इसी तरह से हम जितनी भी एग्जिस्टिंग आबादी हैं उनको इसी तरह अपग्रेड करेंगे। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उनका एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट चहारबाग की सूरत में हमने देखा कि उसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ और अब चहारबाग 2 के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। किस तरह से चहारबाग और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस पूरे रावी के शहर में अपना रोल प्ले करेंगी, किस तरह से उसको बेहतर और प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इस शहर में इन फ्यूचर रहना चाहते हैं या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से वो इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स हमारे साथ मौजूद हैं, अली रज़ा साहब, उनसे हम बात करेंगे। अली साहब, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक है? बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस पीपल कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट या इन फ्यूचर अगर वो अपनी रिहाइश का कहीं बंदोबस्त कर रहे हैं या कहीं रहना चाहते हैं तो दे शुड चूज़ रावी सिटी एंड दे शुड चूज़ चहारबाग। तो ज़रा इस कैमरे के थ्रू आप लोगों को कन्विंसिंग पॉइंट आपके क्या होते हैं? ऑब्वियसली अब तो एग्जीक्यूशन नज़र आना शुरू हो गई है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो वो ज़रा हमें वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो बताइएगा। श्योर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट जो आजकल के दौर में वो ये है कि जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट कैरीज द मोस्ट इम्पोर्टेंस। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो कि लोगों को फाइल्स की फॉर्म में इस तरह की चीज़ों में कर देते हैं, तो फिर पीपल वेट फॉर द बैलेट और फिर वो वेट ही करते रह जाते हैं और उनको प्लॉट नहीं मिलता। वेरस के रूडा के अंदर, जैसे मैं अभी जिक्र करूँगा, जैसे हमारी सोसाइटी है चहारबाग के नाम से, तो फ्रॉम डे 1 हम लोगों को प्लॉट और प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर ऑफर करते हैं। यानी कि जिस दिन उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है तो उसी दिन वो अपने प्लॉट के मालिक बनते
करते हैं। कोई फाइल सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा हमारा नहीं। कोई फाइल सिस्टम नहीं है। फ्रॉम डे वन हम लोग उनको प्लॉट नंबर ऑफर करते हैं और वो ऑन ग्राउंड जाकर अपने प्लॉट को देख सकते हैं, वहाँ खड़े हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा रूडा के बारे में आपको बता दूं कि ये बाय फार दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर फ्रंट सिटी दैट इज इन द मेकिंग। कोई 1,40,000 एकड़ के ऊपर हमारी प्लान डेवलपमेंट है और जिसमें सबसे मोस्ट प्राइम इम्पोर्टेंस जो हमारी है वो ये कि हमने रावी को उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आना है, जिसको रावी की रीजुविनेशन के का हम कहते हैं कि आपको पता है रावी आगे की जितनी भी दौर आ रहे हैं वो सब पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वा इसको बोलते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, जिसके बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। डाउन द लाइन देखा जाए तो रावी इस वक्त ख़त्म हो चुका है, तो जिसको कहते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग अपनी पूरी जनरेशन को एक चीज़ देना चाह रहे हैं वो ये कि जब वो बड़े होंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो रावी को अपनी इंशाल्लाह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे। नीचे जितना एक्वेफर उसका ख़त्म हो चुका है उस एक्वेफर को हमने रिचार्ज करना है। 46 किलोमीटर की वो डेवलपमेंट है रिवर रावी की, जिसकी एज ऑफ द मोमेंट चैनलाइजेशन चल रही है। डिफरेंट बैराजेस उसके अंदर बनेंगे और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। सो इंशाल्लाह रावी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जो कि हमारा सबसे बड़ा मिशन है रूडा का। गोइंग फर्दर, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपना अनाउंस किया था वो था चहार बाग। रिंग रोड के ऊपर ये वाक़या है। 2022 के मिड में हमने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर टॉकिंग 2025 दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली दैट इज कंप्लीटेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि हमारे सामने ये बिल्कुल मॉडल तैयार किया गया है जो फ्यूचर लुक होगी इस रावी सिटी की। और वो लोग जो आज से कुछ साल पहले 2018-19 में जब रूडा बिल्कुल स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। तो आई थिंक इस पूरे मॉडल के बाद और इसमें से बहुत सी चीज़ें ऑन ग्राउंड आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लोगों की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पैक्ट डालता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा आपने जो वादा किया था अब वो नज़र आना शुरू हो गया, वो चीज़ें जो हैं उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आना शुरू हो गई है, तो क्या उससे भी लोगों का इंटरेस्ट और ट्रस्ट जो है दोनों बढ़ते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें अभी ये आप जैसे आप दिखा रहे हैं हम लोग को एक जिसको हम बोलते हैं इट्स एन आई ऑन द फ्यूचर। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, आप मलेशिया, सिंगापुर, दुबई की बात करें, एक ज़माने में 1970s में वो आपको पता है इट वाज ऑल बैरन डेजर्ट वाला एरिया था, लेकिन आज वो इस पूरी फॉर्म में आपको नजर आता है। बिल्कुल सही। सो सेम कॉन्सेप्ट हमारा भी है। हमने they can do it, we can do it and we can do it better. We can do it। और जैसे हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हमारे सीईओ साहब हैं, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जैसे हम लोग चल रहे हैं, सो इट इज़ हिज विजन एंड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि हमने अल्टीमेटली एक पैरेलल सिटी को जो लाहौर के पैरेलल हम लोग बना रहे हैं, हमने उसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बनाना है। जबरदस्त जबरदस्त। तो और उसमें कमर्शियल साइट्स भी हैं, रेजिडेंशियल साइट्स भी हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स हैं, मेडिकल सेक्टर्स हैं। तो बेसिकली रूडा कई फेजेस में डेवलप्ड है, ठीक है, कई फेजेस में डिवाइडेड है, जिसपे इस वक्त सबसे बड़ा फेज जो है वो है फेज 1, 65,000 एकड़ पे वो मुहित है। अच्छा, मैं आपको एक और बात थोड़ी सी आपके सिटी 42 के तवज्जुह से बताऊं जी जी कि इस पूरे एरिया में तकरीबन 13 से 15% एरिया जो है वो हम लोगों ने ग्रीनरी के लिए मुख्तस कर दिया हुआ है, विच इज इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ भी उधर ही है, ग्रीनरी भी उधर ही है, लीस्ट कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे हमारे। तो इन्हीं टर्म्स को लेके हम लोग अपनी डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। गोइंग फर्दर, जैसे मैंने आपको चारबाग फेज 1 का बताया था, अभी क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, आपने क्वेश्चन मुझसे किया कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फेज 1 की सेलिंग के बाद लोगों की डिमांड के ऊपर ही हमने एनक्लेव लॉन्च किया था 2024 के स्टार्ट में। आपको पता है 2023 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में वी हैव सोल्ड almost 65 to 70% of the total inventory of Chaharbagh। अच्छा, ये एनक्लेव की बात हो रही है, जो सेकंड फेज है, जो सेकंड फेज है वो भी तकरीबन हम 65-70% बेच चुके हुए हैं। बिल्कुल सही। और उसमें अगेन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि डे 1 से आपको प्लॉट नंबर और ब्लॉक नंबर ही दिया जाएगा। सो रूडा बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करता है, और वो जितने आपके डीलर्स हैं जो ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं रूडा और कस्टमर के बीच। जी बिल्कुल, हमारे वो भी इसी लाइजॉन के साथ, इसी रेगुलेशंस के साथ रूडा की काम कर रहे हैं। हमारे, मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि हमारी जो भी हमारे सेल्स पार्टनर्स हैं, कोई भी नॉन रजिस्टर्ड इंसान रूडा के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है।
जितने भी हमारे सेल्स पार्टनर हैं या नए वाले बनने वाले हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, उनको तमाम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप सीधे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई इंसान काम कर रहा है, उसके लिए उन रेगुलेशंस को फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। लोग हमारे पास डीलर रजिस्टर भी होते हैं और फिर वो हमारे ही रेगुलेशंस को और हमारे ही विजन को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट रूडा के साथ अटैच होना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या कमर्शियल साइट पर भी मौजूद है, रेजिडेंशियल साइट पर भी अवेलेबिलिटी है, किस तरह से? और अगर रेजिडेंशियल साइट पर अवेलेबल है तो प्लॉट के साइज क्या है, किस तरह से उनको मैनेज किया गया? बिल्कुल मैडम, हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कमर्शियल भी अवेलेबल है और रेजिडेंशियल भी अवेलेबल है। टॉकिंग अबाउट जहाबाग एनक्लेव, इसमें हमारे पास 3 मरला से लेके 1 कनाल की कैटेगरीज हैं। 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की, मतलब हर तरह के ब्लॉक्स मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे पास वो प्लॉट्स मौजूद हैं और बड़ा सिंपल सा उसका तरीका कार है कि 4 साल का उसका पेमेंट प्लान है, 3 साल में हमने उनको लोगों को पोजीशन देते हैं। जबरदस्त। तो और बड़ी नॉमिनल सी हमने लोगों को की इंस्टॉलमेंट का जो प्लान रखा हुआ है, 10% डाउन पेमेंट होती है और उसके बाद हर क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने बाद आपने हमें पेमेंट देनी है। हमने जैसे फेज 1 में अपना वादा पूरा किया था आवाम के साथ, हम लोग एनक्लेव के अंदर भी यानी कि फेज 2 के अंदर भी आवाम के साथ अपना पूरा वादा पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जैसे आपने कहा कि ये आई ऑफ द फ्यूचर, आपने कहा कि this is what I personally call an eye on the future. An eye on the future, जी, ऐसा लगेगा शहर लाहौर की एंट्रेंस कह लें, क्योंकि ये रावी शहर होगा और लाहौर शहर के बिल्कुल साथ होगा। तो ये ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि प्लानिंग में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मिसाल आप होगा और एक मॉडल सिटी के तौर पर ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रही है कि अगर आपने प्लान सिटीज़ बनाने हैं और प्लानिंग के जरिए शहरों को एक्सपैंड करना है तो दिस इज द एक्चुअल वे जिसके जरिए किया जा सकता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जब हम रूडा के डिज़ाइंस और तमाम मैकेनिज़्म और प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पानी की जो कमी है पूरे लाहौर शहर में, जो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल कम हो रहा है, रूडा की कंप्लीशन के पास जब ये पहुंचेगा और दरिया की आबादकारी जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली होगी, उसके बाद से उसका एक इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा। और HOD एनवायरनमेंट नादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है जी आपके? अच्छा मैडम, ये जो पानी के बारे में हम बात करते हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल भी कम हो रहा है, तो बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है रिवर की, रावी की आबादकारी में, कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए शहर लाहौर में पानी बचा कर जा सकें। ये कैसे कॉन्सेप्ट और ये साइकिल कैसे ज़रा समझाइएगा हमें आसान अल्फाज में कि एक्ट करेगा? थैंक यू सिमल। बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एनवायरनमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ज़ेर ज़मीन पानी उसका लेवल नीचे जा रहा है और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन है पानी की और वो भी अनचेक्ड, उसके ऊपर भी अभी मीटरिंग की बात हो रही है जैसे, और फिर उसका यूजेज आ जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्शन जितनी ज़्यादा है और उसका यूजेज जो है उसको भी देखने की ज़रूरत होती है कि वो किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन कामों को करने के लिए आया हमें उसी तरह से वाटर होजेस की ज़रूरत है कि पाइप पकड़ें और सारे लॉन को पानी दे लें, और कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। सो वाटर रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पानी लाहौर के मिलता था जैसे, या हमें 150-200 फीट के ऊपर मिल जाता था अच्छा पानी, साफ़ पानी, और अभी जो कि 500-600 फीट पे चला गया। साफ़ पानी की बात करें, पानी तो आ जाता है, मीठा पानी जिसे हम लाहौरी ज़बान में इस्तेमाल कर सकें। हाँ, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी और हमें अपनी अर्बन प्लानिंग को उसी तरह से ईयर एंड ईयर उसके अंदर करनी पड़ेगी और थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पानी का वाटर स्कार्सिटी का मसला जारी है। और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे पोलर रीजन्स वो मेल्ट हो रहे हैं और उस तरह से हो रहा है और जो हमारे सी लेवल्स हैं वो राइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ सिटीज़ जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। और एक तरफ पानी का ये मामला है, दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर है वो फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है
यानी एक तरफ आप उसको डिजास्टर देख रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा है तो उस वजह से डिजास्टर है, लेकिन दूसरी तरफ कोई सोल्यूशन नहीं है ना, उसको आप कैसे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है वाटर, जो आपका इस्तेमाल का पानी है वो कम होता जा रहा है। सो ये बैलेंस बहुत ज्यादा डिसबैलेंस की तरफ जा रहा है। सो उसके लिए हल यही है कि आप एक तो अपनी कंजम्पशन को रोक लगाएं, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करें, उसको किसी ना किसी तरह मैनेज करें। और अभी जो आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, क्योंकि आप खुद भी रिसर्च करती रहती हैं और चीज़ें देखती हैं, बहुत से इकदाम कर रहे हैं पानी को बचाने के लिए। डू यू थिंक इट्स इनफ या इसका इम्पैक्ट आएगा? वो चाहे कार वॉश सर्विस स्टेशंस के ऊपर पानी के रीयूज़ को मेक श्योर करना, वो चाहे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये कहना कि आप बाहर लॉन में या गाड़ियाँ घर में नहीं धो सकते, आप गैराज एक दिन से ज़्यादा हफ्ते में नहीं धो सकते। और बहुत से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के इस नोटिस को बड़ा सीरियसली ले रही हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो इन फ्यूचर या आहिस्ता आहिस्ता पड़ना शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और वो पढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि उसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स शामिल हैं और उन ऑर्डर्स के ऊपर वो सारी कार्रवाई की जा रही है। जी जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हमेशा से, जैसे कि इंडिविजुअल से ही चीज़ शुरू होती है। मैंने आपको देखा, आपने और किसी को देखा, आपने और किसी को बताया, उसने और किसी को बताया कि इस तरह से पानी इस्तेमाल करना है, पानी कम से कम इस्तेमाल करना है। आप अपने आगे जो आपके पास वर्कर्स हैं आपने उनको बताया, वर्कर्स ने को वर्कर्स को बताया। सो इट्स अ चेन प्रोसेस कि आप उनको बताएं कि पानी किस तरह से कम इस्तेमाल तो बेसिकली आपको खुद स्टेप इन करना पड़ेगा। जब तक शहरी खुद स्टेप इन करके ताउन नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। वो नजर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने ही इसको परफॉर्म करना है। बिल्कुल। वाटर कंजर्वेशन है, जैसे हम डोमेस्टिक अपना वाटर कंजर्वेशन है वो उसमें हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पे हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ला रहे हैं, वहाँ पे पानी स्टोरेज किया जा सकता है, जैसे ब्लूइन वाटर है या और है, और वो पार्क्स को दिया जा सकता है। सो उसकी रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अर्दन जो हैं वो सर्फेसेस रखी जाएं, सो दैट कि जो रेन वाटर है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाए और उसको रिसाइकिल होने का मौका मिले, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पे मैं खुद भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि स्कूल्स और जो छोटे बच्चों की ट्रेनिंग है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब फॉर एग्जांपल मेरा अपना बेटा अक्सर पानी खुला हुआ हो, ब्रश करा रही हूँ मैं उसको या कुछ भी, तो वो कहता है इसको बंद कर दे मामा, पानी ज़ाया हो रहा है। सो आई थिंक स्कूल्स का, एजुकेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो प्रिपेयर हों इस चीज़ में कि उन्होंने अपना रोल कैसे प्ले करना है। लेकिन वहीं पर दरिया की आबादकारी इस पर कितना इम्पैक्ट डालेगी, जो बेसिक काम रूडा करे कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बाद जब हमें रावी में पानी नज़र आएगा, वो रावी जो एक नाला या एक छोटी सी झील टाइप कुछ एक बन चुका था, अब वो जब दोबारा आबाद होगा और उसमें पानी नज़र आएगा तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल सरफेस वाटर पे? उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि जब एक वाटर बॉडी अपने आप को खुद रिचार्ज करने के काबिल हो जाती है तो ही वो दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती है। वो एक लाइफ लाइन जो एक आपकी बिल्कुल डेड लाइन की तरफ चली गई थी और फिर लाइफ लाइन बन जाएगी। सो वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों को उसी तरह सपोर्ट करेगी। और जिस तरह से वो जब रावी रिचार्ज होगा, चाहे वो बारिशी पानी से रिचार्ज हो रहा है या वो फिर सीपेज उसको सपोर्ट कर रही है, या जितना थोड़ा बहुत हमें पानी ऊपर से आगे हमें अपर राइपेरियन से पानी हमें मिल रहा है, या और कोई सोर्स जो लास्ट सोर्स बनता है वो यही है कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके जो हम उसमें शामिल करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है उससे जितने भी क्यूसेक्स हमें अलाउड होंगे, सो ये एक कॉम्पैक्ट उसके अंदर शामिल होगा और मेक श्योर किया जाएगा कि पानी स्टे करे लेवल, यस वो उसमें स्टे करेगा और फिर तभी तो वो रिवर इकोसिस्टम भी होगा जिसमें मछलियां भी, आबी हयात भी सर्वाइव कर सकेंगी। जहाँ पे कुछ परमानेंट फीचर रहेगा दरिया का, तो दरिया का परमानेंट फीचर क्या होगा? पानी। तो पानी अगर वहाँ पे रहेगा तो वहीं पे फिर इकोसिस्टम वो थ्राइव करेगा, सर्वाइव भी करेगा। सो उसके लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं। सो उसके लिए फिर अगेन हमारा जो एक अर्बन सिस्टम है उसको हमें उस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको सपोर्ट करें, और वो इंडिविजुअल से ही शुरू होती हैं। हम अपने डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल तक हम जाते हैं, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी किस तरह से पानी बचा सकता है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री उसकी होगी उतनी बड़ी उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है कि जितना उसका वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, फिर वो चाहे एक कंसोशियम बनाते हैं, एक कार्टेल, वो इस चीज़ के लिए भी बना सकते हैं कि हमने पानी बचाना है। हम 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े नाम हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और हम अपनी वाटर कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं। सो फिर वो दोबारा वापस इंडिविजुअल के पास आएगा कि जब वो एक रिसाइकल और रीयूज़
और बार बार यही वर्ड्स आप हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में भी आ रहे हैं, और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर लाइफ इज इन डेंजर, क्योंकि पानी के बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वेल, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें, मुझे लगता है, बार बार इस पर बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि बहुत से ऐसे प्लानर्स के लिए जो ये तमाम चीज़ें प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से अगर आप प्लान तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलें तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको बचा सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि उनको रिसाइकिल, जैसे अभी आपने कहा कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, रिसाइकलिंग के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच मैडम नादिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, और इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।